अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर। ये आर्टिकल है 2.1.3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ये बेसिकली होता क्या है। तो पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपने याद रखना है, सपोज़ करें आपके पास ये एक एटम है, ठीक है। तो इस एटम के सेंटर में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सपोज़ करें ये मैंने एक प्रोटॉन बना दिया और ये प्रोटॉन एक ही है, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन एक ही है इसका मतलब ये है कि आपके पास इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है, सिंपल जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 1, ठीक है। अगर मैं इस एटम के अंदर 2 प्रोटॉन बना देता हूँ, सपोज़ करें एक प्रोटॉन और बना देता हूँ, तो मेरे इस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर इसके अंदर मैं 3 प्रोटॉन्स ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 3। तो इन शॉर्ट अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन बड़ी इजी है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ protons in the nucleus of an atom। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपने याद रखनी है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 3 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन 3 है, तो इसके अंदर ये देखें इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है। हाँ, अगर हम इसको चार्ज कर देते हैं, मतलब अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये एक आयन बन जाएगा। तो ये जो बात है ना, ये मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात लिखने लगा हूँ, नोट कीजिएगा। यहाँ पे नोट की फॉर्म में एक आपको चीज़ बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बताई है दिस इज़ फॉर न्यूट्रल एटम्स। अगर तो आपका एटम न्यूट्रल है तो ये बात सही है, और अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है तो ये बात सही नहीं है। सपोज़ करते हैं मैं कहता हूँ मेरे पास एक एटम है, यहाँ पे लिथियम ले लेते हैं, ठीक है। और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर लिथियम का वो है 3। इसका मतलब ये है कि लिथियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ पी जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे आप फोकस करें, लिथियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिथियम न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 3 हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिथियम आयन लेता हूँ, इधर देखें मैंने लिथियम लिया, उसके ऊपर मैंने कर दिया +1। अब आपके पास ये लिथियम आयन है। अब लिथियम आयन के केस में आपका एटॉमिक नंबर तो वही रहता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर लिथियम का वो 3 ही है, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो भी 3 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 3 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि +1 का चार्ज का मतलब ये है कि आपका एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन 3 है, +1 है, तो आपके पास हो जाएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे है Mg+2, ये आपके पास एक आयन है, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ़ पी जो हैं प्रोटॉन्स हैं वो भी 12 हैं। अब हमने फाइंड करना है इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अब 12 नहीं होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 12 तभी होते जब इसके अंदर ये न्यूट्रल होता। अब इसके अंदर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो पहले 12 थे, अब इसके अंदर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। फार्मूला है नंबर ऑफ़, अगर आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इन कैटाइंस, कैटाइंस मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर,
तो आपके पास फार्मूला होगा एटॉमिक नंबर को z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आपने सिर्फ चार्ज का जो नंबर है वो पुट करना है, साइन पुट नहीं करना। एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपके पास बुक पे है एग्जांपल के तौर पे EG, यहाँ पे हम ले लेते हैं Al3 पॉजिटिव। अब जो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है ये कैटाइन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ एल्युमिनियम, दैट इज़ Al+3। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एटॉमिक नंबर में से इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस कर देंगे। अगर आप फोकस करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्युमिनियम का, 13, माइनस चार्ज कितना है 3। आपने प्लस माइनस नहीं देखना, बस वैसे ही 3। तो अगर आप देखें 13 माइनस 3 कर दें तो आपके पास कितने बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हमने Al3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, एक और फार्मूला आपको बताने लगा हूँ, अगर आपके पास जो आयन है वो नेगेटिव है, अगर आपके पास आयन नेगेटिव है तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं नेगेटिव आयंस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो नेगेटिव आयंस के लिए फार्मूला जो है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का वो भी इजी है। वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बुलंद नहीं लिखना, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ माइनस, मतलब एनाइन भी आप इसे कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू आपके पास एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज। अब आपने चार्ज को प्लस करना है, जब आपके पास कैटाइन होगा तो माइनस करना है, एनाइन होगा तो प्लस करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं EG, आपके पास एक आयन है सल्फ़र का S-2, इसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन S-2। तो हमें इसका एटॉमिक, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 16, और प्लस चार्ज कितना है इस पर 2। ये आपने माइनस नहीं डालना, आपने, मैंने बताया ना, वैल्यू डाल देनी है चार्ज की। तो आपके पास हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जो S-2 है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर आपके पास S न्यूट्रल है तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन हैं उतने इसके इलेक्ट्रॉन्स। समझे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बड़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, ठीक है। अब जो एटॉमिक मास है वो भी बड़ा इजी है। एटॉमिक मास क्या है वो देखिएगा आप ज़रा। एटॉमिक मास होता है, मैं आपको ज़रा इसका बता दूं, एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनका सम जो है वो मास नंबर होता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास एक एटम है, ये मैं एटम ड्रॉ कर देता हूँ। इस एटम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और साथ 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो इसका मास नंबर फिर क्या होगा, तो इसका मास नंबर होगा 2 + 2 = 4। तो इसका मास नंबर होगा 4। अगर ऐसा हो कि आपका जो एटॉमिक जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन का जो नंबर है वो ज़्यादा है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो अब इस केस में देखें, इस केस में आपके पास प्रोटॉन जो हैं वो 3 हैं और न्यूट्रॉन जो हैं वो 2 हैं। तो आपके पास मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मास नंबर होगा 5। तो इन शॉर्ट अब आपके पास इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। अब सवाल ये है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो आपने एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरा दोबारा से, जो आपका एटॉमिक नंबर था उसको आपने रिप्रेजेंट किया है Z के साथ, कैपिटल Z के साथ।
तो मैस नंबर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैस नंबर को रिप्रेजेंट भी किया जाता है एक लेटर के साथ जिसको बोलते हैं हम कैपिटल ए। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं दोबारा से, जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और जो आपके पास मैस नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम आगे चलते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भी बहुत सिंपल है, वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, अगर इसको देखें तो ये होता क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस होता है द एवरेज डिस्टेंस, ये हम हाईलाइट कर देते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये एवरेज, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा हमने एवरेज की टर्म लिखी है, एवरेज। एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। जब एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती तो हम एग्जैक्टली वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, मैंने तो शार्प बाउंड्री ड्रॉ की है ना, ये एक एटम है और यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और ये एवरेज लिया जाता है क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आयोनिक रेडियस क्या होता है। अब यहाँ से मैं आयोनिक रेडियस का भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। आयोनिक रेडियस होता है द साइज ऑफ एन आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एन ए, ये न्यूट्रल है, ये एक एटम है, तो इसका रेडियस जो होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ एन ए पॉजिटिव, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ये आपने बात एक चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास साइज़ ऑफ एन एटम होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जो साइज़ ऑफ आयन होता है उसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। और ये मोस्टली वैलेंस शेल से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो है इसका ट्रेंड, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ट्रेंड ज़रा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वही इसके अंदर सीखने वाली चीज़ है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं पोटाशियम ड्रा कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं उसके आगे वाला एलिमेंट कैल्शियम, यहाँ पे स्कैंडियम, तो आप फोकस करें साइज़ आगे एटम का छोटा होता जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, आयनिक हो या एटॉमिक साइज़ हो वो डिक्रीज़ करता है। और डिक्रीज़ क्यों करता है, रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रुप नंबर चेंज हो रहा होता है, और ग्रुप नंबर चेंज होने की वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बड़े होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम मतलब अलोंग द ग्रुप हम मूव करते हैं, तो अलोंग द ग्रुप तो आपको पता है पीरियड नंबर चेंज होता है, इसकी वजह से साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। और इसमें क्या वजह है आपने बतानी है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। ये जो एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ इसका मतलब इंक्रीज़ होना, और अगर एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूँ इसका मतलब है डिक्रीज़ होना। तो जब आपको पता है ना, यहाँ पे अगर आप देखें लिथियम जो है उसका साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ बड़ा है, पोटाशियम और बड़ा हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उस तरह साइज़ बढ़ता जाएगा। क्यों, लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम सिर्फ 2 शेल हैं, सोडियम के 3 शेल हैं, ठीक है, और पोटाशियम के 4 शेल्स हैं। तो शेल्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली साइज़ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने याद रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं है।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या केस है वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करता 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 फिर से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये केस है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ जो है वो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। इसकी रीज़न ये मेंशन की हुई है बुक के ऊपर कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये बात याद रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज़ करता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या कहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ख़त्म हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज वाला डोमिनेट हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ बढ़ रहा है, वजह क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता है, क्यों कांस्टेंट नहीं है, वाई नॉट कांस्टेंट, जैसा कि नॉर्मल एलिमेंट्स में है, और वाई इंक्रीजेस, ये सवाल कुछ उठते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बहुत सिंपल है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना तो जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, आपके पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है x और उसके अगली साइड पे ट्रांजिशन एलिमेंट है y, उससे अगली साइड पे ट्रांजिशन एलिमेंट है z। अब इसकी कन्फिग्रेशन है 4s 3d1, इसकी है 4s 3d2 और इसकी है 4s 3d3। अब इसमें देखें कि इसमें जो 3d है ना मेरा बेटा, ये जो 3d है, क्योंकि आपको पता है 5d होते हैं और d के 5 ऑर्बिटल होते हैं d सब शेल के, तो इसमें देखें ये d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनर शेल जो के अंदर जो है ना शील्डिंग वो कम है। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है, और इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये डेफिनेटली जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे शील्डिंग बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो आपके पास डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं जो कि शील्डिंग कॉज करते हैं, और उस शील्डिंग की वजह से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो साइज़ ऑफ एटम है वो इंक्रीज़ करता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ करता है, लेकिन आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ इंक्रीज़ करता है। रीज़न क्या है, जो इनर डी ऑर्बिटल के इनर शेल्स हैं, जो डी सब शेल के इनर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से डी ऑर्बिटल एक्सपैंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग बढ़ती है, और शील्डिंग के बढ़ने से साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा आयोनिक रेडियस को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हमारे पास जो आयन होता है ना मेरा बेटा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो हमारे पास आयन होता है, आयन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो होता है, इसकी एग्जांपल मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर हम बाहर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और नेगेटिव चार्ज के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे बना के एटम उसके बाहर नेगेटिव ड्रॉ कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज को, एटम को जो जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटाइन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन जो होता है उसको हम बोलते हैं एनाइन। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन और एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन। एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे Na पॉजिटिव कैटाइन है, Mg2 पॉजिटिव कैटाइन है, यहाँ पे Cl नेगेटिव एनाइन है, O नेगेटिव 2 एनाइन है। तो यहाँ पे आपके पास कैटाइन और एनाइंस की एग्जांपल आ जाती है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है, आपके पास सोडियम था और आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया
और ये बन गया Na पॉजिटिव, ये एटम था और ये आपके पास बन गया यहाँ पे कैटाइन। अब कोई शख्स आपसे पूछे कि पेरेंट एटम का साइज़ ज़्यादा था या कैटाइन का ज़्यादा था, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियस है कि एटम का साइज़ जो है पेरेंट एटम का ज़्यादा होता है उसके कैटाइन से। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न मल्टीपल हो सकती हैं। हो सकता है कि जब हमने उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव किया वो वैलेंस शेल का था, एग्जांपल ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आपके पास एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये तो शेल ही ख़त्म हो जाएगा, और जब ये शेल ही ख़त्म हो जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा विद 1 पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे ना। तो कैटाइंस का साइज़ पेरेंट एटम से छोटा होता है। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि शेल रिमूव ना हो, एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, कि आपके पास बाहर वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हों और आप एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो शेल को अपनी तरफ खींच लेगा, तब भी जो आपके पास है वो कैटाइन का साइज़ छोटा ही होगा उसके एटम से। अब अगली एक चीज़ पूछी जाती है कि आपके पास समझ लें, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन था, मैं 1 क्लोरीन का एटम बना रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है, तो ये बन जाएगा Cl-1। तो जब ये Cl-1 बनेगा तो डेफिनेटली इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो शेल के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से साइज़ एक्सपैंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपके पास एनाइन होता है उसका साइज़ जो है वो हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। तो यहाँ पे देखें बड़ा होता है, रीज़न मैंने क्या क्या बताइए, देखें ये आपके पास क्लोरीन था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया है, जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा तो डेफिनेटली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, तो आपके पास उसका साइज़ बढ़ जाएगा विद -1 चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को आप रेड कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।